एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 56 में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूनिक के पेज नंबर 74 और 75 पर है। नोट्स के 30 से लेकर 62 ऑनवर्ड्स तक हम डिस्कस करेंगे कि क्या हैं क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक मैंने स्किप कर दिया है जो लास्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, वो था जी 28 तक। 29 वाला हमारा एक टॉपिक रहता है, वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो तब कर लेंगे। उसके साथ ही मैं जब टॉपिक पढ़ाऊँगा ह्यूमन आई के डिफेक्ट ऑफ विजन का, तो उसी के साथ ही मैं आपको MCQs भी सॉल्व करवा दूंगा। एक ये है और एक शायद 61 वाला है जो हम स्किप कर देंगे, वो भी उस टॉपिक से ही रेलेवेंट है। तो अपने नोट्स खोल लीजिएगा, देखिएगा जी 30th की स्टेटमेंट में वो कहता है द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज़, कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है, 24 डिग्री, 48 डिग्री, 42 या 50 डिग्रीज का। तो 30th वाले में जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन कितनी है जी, 42 डिग्रीज की। अभी 42 डिग्रीज आपने वैल्यू याद तो नहीं करनी, अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड आउट कैसे करना है। तो देखिएगा हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, 1/sin एंगल सी। एंगल सी यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, क्रिटिकल एंगल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये रिलेशन लगा के, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको वैल्यू पता होगी, यानी आप यहाँ से इस फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, क्रिटिकल एंगल सी किसकी इक्वल आएगा, हमने फार्मूला यूज़ करना साइन इनवर्स किस चीज़ का, 1/n का। यानी अब आपने ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे जी। आगे जी क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज, पानी के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, ये भी सेम इसी तरह से वैल्यूज आपने याद नहीं करनी, क्योंकि आप दो चीज़ें तो नहीं याद कर सकते। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद करें और आप क्रिटिकल एंगल्स भी याद करें, तो आप सिर्फ एक चीज़ याद कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू याद कर लें, ठीक है। जो बुक में हमारे टेबल बना हुआ था, नोट्स में भी टेबल बना हुआ है, विच इज़ ऑन पेज नंबर, चैप्टर के स्टार्ट पर ही था, हमने डिस्कस किया था वो जो बुक में भी टेबल है। और जी ये है जी नोट्स के पेज नंबर 54 पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने गिवन किया हुआ 1.33। तो आपने सिर्फ सिंपली देखिएगा, अगर हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता तो हम क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसकी इक्वल आएगा, हमने सिर्फ इस फार्मूला में वैल्यूज़ को लगाना है, 1/1.33 करेंगे, यानी सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ 49 डिग्रीज। ये ऐसे बना है, वैल्यूज़ याद नहीं करनी, फिर बता रहा हूँ याद हमने नहीं करना। आगे जी क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज, डायमंड फिर वही क्वेश्चन कि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, ये मैं डायमंड के लिए बता रहा हूँ। डायमंड का हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 1/, हमें पता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 2.42। अगर आपको टेबल लर्न होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, जब मैंने डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि टेबल के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स के क्रिटिकल एंगल्स गिवन है, तो उनकी वैल्यूज़ को याद कर लें। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो वी गेट द आंसर, कितना बनेगा जी आंसर, 24। तो राइट ऑप्शन 24 है जी। 33 में देखें जी, 33 में कहता है जी एंगल ओपोजिट टू द बेस ऑफ ट्राइंगल ऑफ अ प्रिज्म इज कॉल्ड। देखिए ये प्रिज्म के ट्राइंगुलर शेप प्रिज्म जो होता है, जब हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा था एक टॉपिक, उसमें भी मैंने बताया था कि दिस इज कॉल्ड एज, ये कहलाता है बेस ऑफ प्रिज्म। इस बेस के ओपोजिट ये जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, ये एंगल कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ
प्रिज्म। तो राइट ऑप्शन में फिर हमारे पास क्या आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी जी, सी वाली ऑप्शन है। मैं ऑप्शन यहाँ पे राइट लिख रहा हूँ। 33 में क्या आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के बेस के ऑपोजिट जो एंगल होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है जी। 34 में कहता है द रिफ्रैक्टेड लाइट स्ट्राइकिंग टू द साइड ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एज, जो रिफ्रैक्ट हो जाती है, जो प्रिज्म की साइड को स्ट्राइक करती है, उस लाइट को हम क्या कहते हैं, उस लाइट को जो प्रिज्म की साइड को स्ट्राइक करी। देखिएगा अब मैं एक प्रिज्म में बना रहा हूँ, यहाँ से लाइट की रे अगर इस पर किसी एंगल पर फॉल की, वो बेस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू बेस होगी, उसके बाद इस तरफ चली जाएगी जी। तो ये जो इसको इस साइड पे स्ट्राइक कर रही थी, इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट, क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। ये वाली जो बाहर निकलती दैट इज कॉल्ड एज अमर्जेंट, और ये अंदर वाली दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। तो क्वेश्चन उसका है जो साइड को स्ट्राइक कर रही है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, वो कहलाती है जी बेटा 34 के अंदर हमारी राइट ऑप्शन आएगी इंसिडेंट रे। तो 34 में राइट ऑप्शन है इंसिडेंट रे की जी। 35 में देखें, 35 में क्या कहता है स्टेटमेंट में, कहता है जी टू गेट वर्चुअल इमेज फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ध्यान से देखिएगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, ये जी मैंने एक कन्वेक्स लेंस बनाया, इसका एफ यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, ऐसी एफ यहाँ पर, ये इसका अपर्चर हमने बनाया, लेंस का सेंटर कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये जो पॉइंट है डार्क वाला। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर प्लेस्ड होगा, पैरेलल रे इधर गई, एफ से पास करेगी, दूसरी लाइट की रे इधर से पास करेगी, ये एग्जैक्ट एफ से पास नहीं कीजिए, एफ से पास करवाएं इसको। देखिए इनमें डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इसी को बैकवर्ड जब हम आगे प्रोड्यूस करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पर किसी भी जगह पर ये क्या बनता है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज बना जी। तो इसका मतलब है ये था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस की उसका वर्चुअल इमेज बने, तो बिटवीन ओ एंड एफ। राइट ऑप्शन क्या है, बिटवीन ओ एंड एफ। 35 में राइट ऑप्शन क्या आएगी, बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जी। 36 में कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो वैल्यू आपने याद करनी है कि लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होती है, 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैल्यू याद करनी थी जी। 37 में कहता है टू सी फ्रॉम सबमरीन एंड द शिप एट द सरफेस ऑफ वाटर वी यूज़। 4 ऑप्शन दी हुई है, टेलीस्कोप दूर की चीज़ें देखने के लिए, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, प्रिज्म में से तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो प्रिज्म का कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं एक ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर जिसे क्या नाम दिया जाता है, पेरिस्कोप का। तो सबमरीन्स में अंडर द वाटर, जब वो सबमरीन्स होती हैं तो अंडर द वाटर देखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्कोप। याद करें वो डिवाइस हमने पढ़ी थी, ऐसे इस शेप की होती है जी, साथ साथ आपको बताता भी जाता हूँ ना ताकि आप रटा नहीं मारना, मैंने फिर कहा था इस शेप की, ऐसे वो डिवाइस होती है जी, ठीक है जी। ये वाटर की सरफेस से अबव, सबमरीन से ऊपर। अच्छा जी, इन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म वन एंगल इज ऑफ। 38 में कहता है जी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में एक एंगल, जब हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बनाते हैं तो हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इस शेप का था, आपको इधर से पता चल जाएगा उसमें एक एंगल कितना होता है,
ये प्रिज्म इस शेप का था, वन एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। तो इन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म वन एंगल इज ऑफ कितना होता है 90 डिग्रीज का जी। 38 के बाद देखिएगा 39 में कहता है इन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर ऑफ। ये देखिएगा जी, अगर ये 90 का है तो बाकी जो दो रिमेनिंग रह गए हैं ये दोनों इक्वल होंगे। ट्राइंगल है ना, हमें पता है ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम हमें पता 180 होता है, तो बाकी जो दो बच गए इक्वल कितने कितने के बचेंगे, ये कितने का होगा जी 45 डिग्रीज का, ये भी कितने का होगा, दिस इज आल्सो ऑफ 45 डिग्रीज। तो रिमेनिंग 2 एंगल्स जो बच जाते हैं वो कितने के होते हैं 45 डिग्रीज और 45 डिग्रीज के जी। तो राइट ऑप्शन में क्या आएगा 45 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज जी। 40th में देखिएगा जी, 40th की स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता है जी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड इन। देखेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहाँ पर यूज होते हैं। इस डिवाइस का नाम था दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्कोप में यूज होता है। एक और हमने पढ़ी थी डिवाइस जिसका हमने क्या नाम पढ़ा था, बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर क्या होता है, जिसको दूरबीन कहते हैं, इन्हीं के अंदर सिर्फ यूज होते हैं। उसके अलावा टेलीस्कोप के अंदर प्रिज्म यूज नहीं होता, टेलीस्कोप में लेंस या मिरर यूज हो सकता है। ठीक है जी, तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड बाइनोक्यूलर के अंदर। तो राइट ऑप्शन में क्या आना है, इन दोनों में यूज होता है, पेरिस्कोप के अंदर एंड बाइनोक्यूलर के अंदर, दूरबीन जो होती है जी। 41 में टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म टर्न्स द इंसिडेंट रे एट एन एंगल ऑफ। जी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लाइट की रे को किस एंगल पर टर्न करता है, फिर से देख लेते हैं जी। हमने याद रख लें, याद रहती है, ये तो डायग्राम बना के समझ लेते जी कितने एंगल पर उसने रिफ्लेक्ट करना है। लेकिन ये था प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसमें जब लाइट की रे आती है, देखिएगा इसी जब इस साइड को स्ट्राइक करेगी लाइट की रे, ये कोई इंसिडेंट रे आ रही थी, 90 के एंगल पर जब प्रिज्म में एंटर होने की कोशिश करेगी तो स्ट्रेट चली जाएगी। इधर उसने इसको स्ट्राइक किया एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, ठीक है, ये 45 का एंगल बनता है। ग्लास का हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा था कितना है 42 का, ठीक है, पहला वाला MCQ ये था। देखिएगा यहाँ से इसकी जो रिफ्लेक्शन होनी है, इसने क्या करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे लाइट की रे को मूव करवा देना है। तो ये कितने एंगल पर हुई है, ध्यान से अगर हम देखें तो दिस एंगल, ये कितना एंगल बनता है, दैट इज 90 डिग्रीज। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में लाइट की रे किस एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो 41 में ऑप्शन क्या आएगी, राइट ऑप्शन है 90 डिग्री। 42 देखिएगा जी, उसकी स्टेटमेंट में कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंटरनल कोटिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज। ऑप्टिकल फाइबर की अंदर, ये तो वैल्यू है, वैल्यू आपने याद करनी है। अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.53 और आउटर का आई थिंक सो 1.39 होता है। 43 में ऑप्टिकल फाइबर्स आर, कहते जो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स हमने वायर्स को ऑप्टिकल फाइबर से रिप्लेस क्यों किया है, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर्स बड़ी चीप, सस्ती, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती, बिल्कुल जिस तरफ मर्जी आप उन्हें टर्न कर लें टर्न हो जाती हैं, लाइटर वेट एज कंपेयर विद वो जो कॉपर वायर थी उससे बहुत लाइटर वेट की होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगी 43 के अंदर, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं, ऑल ऑफ दीज की जी। 44 में देखिएगा उसमें कहता है जी टू सी स्टमक प्रॉब्लम्स वी यूज, क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने 3 तरह की आपको एंडोस्कोप्स पढ़ाई थी। एक का नाम था गैस्ट्रोस्कोप, एक का नाम था ब्रोंकोस्कोप और एक का नाम था सिस्टोस्कोप। तो उसने ये पूछा है कि स्टमक के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
तो नाम याद रखना एमसी, मैंने तभी बताया था एमसीक्यूज में आ जाती होती है जी। क्या चीज़? गैस्ट्रोस्कोप। 45 में कहता है जी, कहता है जी हाउ मैनी कलर्स सनलाइट कंसिस्ट। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सूरज की रोशनी कितने कलर्स पर कंसिस्ट करती है जब वो पास करती है किसी भी प्रिज्म से या वाटर ड्रॉपलेट से। इधर से पास करेगी, बेंड किया, जब दूसरी तरफ जाएगी लाइट की रे, तो 7 कलर्स के अंदर 7 कलर्स बनते हैं। ठीक है जी, कितने कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है? 7 कलर्स के अंदर। ठीक है। 46 में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, याद रखिए हवा जो है एयर, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे लेस है 1.00। बुक में 1.003 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने ऑप्शन के अंदर 1.0003 लिखा हुआ है। तो एयर का, ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी? एन की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वैल्यू सबसे लेस वैल्यू, इससे कम वैल्यू कोई भी नहीं है। ठीक है जी, तो उसने सिर्फ ऑप्शन में पूछा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1.000। कुछ मैंने नोट्स का पेज नंबर 54 आपको बताया था, उस पेज पर बेटा वो जो बुक में टेबल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, उस टेबल के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू जो है वो वैल्यू लिखी हुई है जिसने बुक के टेबल को 1.00। बुक में राइट एग्जैक्ट ये है, ऑप्शन में ये आ जाए, ऑप्शन में 1.00 आ जाए, तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है जी, बुक के टेबल में वो बनी हुई है, एमसीक्यूज में यहाँ पर उसने ये बताई हुई है। पावर ऑफ लेंस इज, लो जी पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ा था कि पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है। पावर ऑफ लेंस फार्मूला याद होगा तो सारी, रेसिप्रोकल ऑफ क्या चीज़? फोकल लेंथ। भाई फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, पी पावर ऑफ लेंस, 1 ऐसे ही था, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या हो गया? 1/f। बोर्ड में 2015 में ही आया भी हुआ है। तो 47 में राइट ऑप्शन क्या है? 1/f। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अब अहम सारी बात, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। ठीक है, इसी वजह से स्पीड ऑफ लाइट सी कितनी होती है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर। सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड किस में है? एयर में है। ठीक है, तो वैल्यू आपने याद रखनी है, 9th क्लास में भी था जहाँ पे वो आइंस्टाइन्स मैथ्स एनर्जी इक्वेशन थी, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तब भी बताई हुई थी। तो वही वैल्यू ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की जी। 49 में कहता है जी अ नॉर्मल आई कैन सी अ नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ, आँख से कितनी दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो वो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आता है। वो डिस्टेंस ये देखिएगा आई से ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस जिस पे वो क्लियर नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल मैंने डी के साथ रिप्रेजेंट किया, ये डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर का। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था, इट इज कॉल्ड एज लीस्ट। लीस्ट का मतलब है कम से कम, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब है बिल्कुल अलग अलग पता चल रहा है, विजन जो नजर आ रही है चीज।
यानी आंख से कितने दूर, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तब भी मैंने मार्कर की एग्जांपल बताई थी। अगर ये मार्कर मेरी आंख से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो मुझे बिल्कुल क्लियर जितने साइज़ को उतना नज़र आ रहा है। अगर मैं 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाऊंगा तो छोटा होना शुरू हो जाएगा साइज़ इसका मेरी आंख के अकॉर्डिंगली। अगर मैं 25 सेंटीमीटर से नियर लेके आऊँगा तो साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि एंगल, और एक स्टेज ऐसी आएगी या आपको ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगा, डबल डबल नज़र आएगा। तो मैक्सिमम जो एटलीस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का। ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जिसपे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, दैट इज़ फॉर नॉर्मल आइज। जो आंख बिल्कुल सही देख रही है, जिसकी आई साइट वीक नहीं है, तो ये उसका डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जी। क्लियर हो गया जी। ये हो गया जी बेटा 49 के बाद 50th। देखिए ये चीज़ किसी जगह पर नोट कर लीजिएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो मैंने इसका नाम रखा है जी। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज, रटा नहीं लगाना कि ऑप्शन ही याद कर लें, वहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन क्वेश्चन उसका है कि एक लेंस है जिसकी पावर कितनी है, 10 डायोप्टर। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला ही लिखा हुआ जी। लीजिए पी की वैल्यू कितनी है, 10, और डी इज डायोप्टर, जिसने 10D लिखा हुआ है, मैंने खुद से बताया है डायोप्टर क्या है, पावर ऑफ लेंस का हमने पढ़ा है यूनिट जो होता है दैट इज डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहता है पी 10 डायोप्टर है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। जगह चेंज कर दें, एफ किसकी इक्वल बन गया, 1/10, ऐसे ही है, यूनिट लिखने की साथ जरूरत नहीं है। 1 को 10 से डिवाइड किया तो 0.1। उस वक्त अब अपनी एक चीज़ याद रखनी है कि पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, लेकिन ये जो फोकल लेंथ मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, ये फोकल लेंथ मेरा बच्चा किस में होनी चाहिए, फोकल लेंथ अगर मीटर्स के अंदर होगी, ये फोकल लेंथ जो यहाँ पे मैंने फार्मूला में वैल्यू लिखी थी ना, ये फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है अब अगर मीटर में होगी तो हम उसके यूनिट को क्या नाम देते हैं, तब हम उसके यूनिट का नाम देते हैं डायोप्टर का। यानी ये डायोप्टर का यूनिट तब बनता है अगर ये फोकल लेंथ मीटर के अंदर है तो। यानी 1 डायोप्टर, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर m-1। इसका मतलब है यहाँ पे 0.1 साथ में यूनिट क्या आना चाहिए, मीटर। तो यही राइट ऑप्शन हमारी उसमें भी दी हुई है 50th के अंदर। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज कितनी बनती है, दैट इज 0.1 मीटर। यूनिट साथ याद रखना लाजमी। 50th हो गया जी। 50th के बाद देखिएगा बेटा, हम कोशिश करेंगे किसी लेक्चर के अंदर हम सारे कंप्लीट कर ले, फिर याद नहीं करने, समझ के करने एमसीक्यूज, रट्टा नहीं लगाना। स्टेटमेंट चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, तो फिर हम बैठे रहेंगे वहाँ पे, ठीक है जी। इसलिए रट्टा मत मारिए, याद कीजिए। 51 में कहता है जी, इसीलिए मैं इतना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ ताकि आपको ना समझ आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज वर्चुअल इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। लो जी, अहम सारी बात, ये बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। कन्वेक्स मिरर, अब आपने चीज़ ध्यान से सुननी मेरी बात। कन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेजेस हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल। यानी वर्चुअल इमेज वो होता है दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। वो इमेजेस हमेशा क्या होंगे, दे आर ऑलवेज स्मॉलर, छोटे। इसके लिए एक और वर्ड भी वो यूज करते हैं हम फिजिक्स के अंदर, डिमिनिश्ड का। और दो बातें हो गई। तीसरी बात, कन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेजेस हमेशा क्या होंगे, दे आर ऑलवेज इरेक्ट। अब ऑप्शन में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अब उसने जो यहाँ पर पूछा हुआ है, यानी 3 डिफरेंट एमसीक्यूज हो गए। वर्चुअल इमेज होगा 100% बात है, स्मॉलर होगा 100% बात है, इरेक्ट होगा 100% बात है, ठीक है। यानी इसमें 99.9 वाला चांस है ही नहीं है, ये 100% क्लैरिटी है, ठीक है जी।
अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज वर्चुअल इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल क्या होता है हमेशा, वर्चुअल क्या होता है हमेशा, इमेज। तो इमेज हमेशा कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दैट इज ऑलवेज वर्चुअल। जी क्लियर हो गया जी। एक उसने बनाया है, वो स्मॉलर के साथ भी ऑप्शन दे सकता है, इरेक्ट के साथ भी दे सकता है, तो इसलिए सारा याद रख लीजिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, डायमंड का ये वही टेबल जो पेज नंबर नोट्स के 54 पेज पर है, बुक में भी है। मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेंगे तो हमारे क्रिटिकल एंगल्स सॉल्व हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7-8 हैं वो, उन्हीं के साथ 7-8 MCQ डिफरेंट बन सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, ये 2014 और 18 में आया हुआ बोर्ड में जी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 2.42। ये तो याद रखनी है जी वैल्यू। 53 में जी, 53 में कहता है जी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, ये वैल्यू भी याद रखनी है। यहाँ पे हमने लिखी थी किसी जगह पर, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में, ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये सारी वैल्यूज जब हमने स्पीड ऑफ लाइट का टॉपिक डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस की थी। ये किसके अंदर है जी, ग्लास के अंदर, याद रखनी है वैल्यू। दिस वन इज इन एयर, हवा में। और अब मैं जो लिखने लगा हूँ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, दैट इज 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसके अंदर है जी, दैट इज इन वाटर के अंदर, पानी के अंदर जी। इन तीनों वैल्यूज से हम क्या ये चीज़ डिडक्ट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर है, एयर में। पूछ सकता है आपसे स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एयर के बाद किसकी वैल्यू आती है, कम किस में है जी, वाटर में। वाटर के बाद लेसर किस में है जी, ग्लास में। तो ग्लास में सबसे लेस है, एयर में सबसे ग्रेटर वैल्यू है जी स्पीड ऑफ लाइट की जी। 54 में कहता है जी अ कन्वर्जिंग लेंस बिकम्स अ मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। लो जी फिर वही, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ बनता है। कहता है जी कन्वर्जिंग लेंस बिकम्स अ मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। जी यहीं पे बना लेते हैं, फिर उसको रेज कर लेंगे। बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ। ये मैंने लेंस कौन सा बनाया, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। दूसरा नाम बच्चा जिसका क्या है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर है जी इसका F, सिमिलरली एक F यहाँ पर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करूँ, ये था जी मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसने पास करना है, कहाँ से, F से। दूसरी लाइट की रे कहाँ से, ये ऑप्टिकल सेंटर है O, यहाँ से पास करेगी जी। इनमें डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसको मैं ऐसे फर्दर जब बिल्कुल स्ट्रेट बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगा, सीधी सीधा बिल्कुल सीधा ऐसे बैकवर्ड जाएगा, हालांकि जा नहीं रहता, हम खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर बनता है एक कौन सा इमेज, वर्चुअल इमेज। किसका, इस ऑब्जेक्ट का। ये था F भाई, यहाँ से लेकर ये अपर्चर था ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, दिस इज स्मॉल f। स्मॉल f को हम क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ का जी, शाबाश। अब इस वक्त व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस, इट एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। याद करें हमने पढ़ा था टॉपिक एक कौन सा वाला, सिंपल माइक्रोस्कोप का। मैंने कहा था सिंपल माइक्रोस्कोप
इज आल्सो कॉल्ड एज, उसे दूसरा क्या नाम दिया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्यों मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम दिया जाता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, एक किस पर कंसिस्ट करती है, सिंगल कन्वेक्स लेंस पर। तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है, विद इन फोकल लेंथ। तो 54 में राइट ऑप्शन क्या आएगी, इनसाइड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के अंदर, इनसाइड द फोकल लेंथ। भाई फोकल लेंथ के अंदर है तो एक्ट करेगा एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर जी। शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ वो पूछ लेता होता है, व्हेन डज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। इसकी रे डायग्राम बना के बताए। 55 में जी कहता है, 55 में कहता है जी, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव हैव फोकल लेंथ देन आई पीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था दो लेंस पर कंसिस्ट करता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस होता है। जो आई पीस होता है उसकी शॉर्टर फोकल लेंथ होती है, ठीक है, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी शॉर्टर फोकल लेंथ होती है और जो आई पीस होता है उसकी लॉन्गर फोकल लेंथ होती है। अब इसमें पूछा है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव हैव फोकल लेंथ देन आई पीस, ऑब्जेक्टिव की क्या होती है, स्मॉलर, छोटी, स्मॉलर फोकल लेंथ। 56 में देखिएगा जी, विच एनिमल हैव एबिलिटी टू मूव हिज आई लेंस। किस एनिमल की, ये तो इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है आपने। फिश जो होती है उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आई लेंस को मूव कर सकती है। हमने लास्ट टाइम आई का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारी आई के अंदर एक लेंस है, ठीक है। तो फिश में ये एबिलिटी होती है कि अपने लेंस को मूव कर सकती है। हम अपने लेंस को मूव नहीं कर सकते, हम अपने लेंस का सिर्फ अपर्चर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कर्वेचर कम या ज़्यादा से फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक टॉपिक में। 57 में कहता है वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़, पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी वैल्यू आपने याद रखनी है। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 1.33। ये वही टेबल है जो मैंने बताया था, उसी टेबल की बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है जी। द फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ का रिलेशन, फोकल लेंथ किसकी इक्वल होती है, ये भी फार्मूला आपने याद करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। 59 में कहता है जी, 59 में कह रहा है जी, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर हमने पढ़ा था, ये मैं भी रफ सी डायग्राम बनाना छोटी सी। ये एक हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर थी, इस ऑप्टिकल फाइबर में अंदर वाला हिस्सा कोर कहलाता है, बाहर वाला हिस्सा क्लेडिंग कहलाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, देखिए अंदर सारी की सारी लाइट रहेगी ना, ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, टोटल अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल, उस वक्त मैंने टॉपिक में भी बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो राइट ऑप्शन में क्या आना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 60th में देखिएगा जी, उसमें कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 2016 और 19 में आ चुका है वही टेबल, पेज नंबर 54 पर। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1.31 की। 61 हम नहीं कर रहे क्योंकि 61 वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना कि आँख में हमारे ह्यूमन आई में जो लेंस लगा हुआ है वो क्या करता है, वो कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर अकोमोडेट करता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए वो करता है, वो हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम 61 वाला और 29th, ये मैंने 30th से स्टार्ट करवाया था, 61 और 29 उसी टॉपिक से रेलेवेंट है, तो उसको हम तब करेंगे। 62 में देखिएगा, 62 तो है ही बहुत आसान सा। 62 में कहता है द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर, स्टार्ट वाला टॉपिक था और 2018 में आ चुका हुआ है बोर्ड में कि स्फेरिकल मिरर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, दो कौन कौन सी होती हैं हम पढ़ चुके हुए हैं। स्फेरिकल मिरर्स की दो टाइप्स कौन कौन सी होती है, वन इज कॉल्ड एज, मिरर की बात कर रहा हूँ, एक कहलाता है कॉनकेव और दूसरा वाला कहलाता है कॉन्वेक्स। ये यहाँ पे बेटा जी MCQ हमारे सारे ख़त्म हो गए।
हमारे एक्सरसाइज वाले भी ख़त्म हो चुके हैं, हमारे नोट्स के जो MCQs थे वो भी सारे ख़त्म हो चुके हैं हमें, ठीक है जी। ये मैंने साथ इतनी डिटेल में समझाने का मकसद MCQ सिर्फ ये था कि आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने समझ के याद करने हैं, रट्टा नहीं लगाना हमने। MCQs ख़त्म हो गए हमारे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो बुक में है, ठीक है। और जो हमारे पास एडिशनल हमने कुछ नोट्स के अंदर बनाए हुए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर लेक्चर नंबर 56 विद ऑल MCQs 30 till 62 एक्सेप्ट 29 हमने नहीं किया और 61 नहीं किया इससे पहले वाला, वो हमारा एक टॉपिक हम उसके साथ पढ़ेंगे। लेक्चर के इख्तिताम पर बेटा हमने एक हदीस का सिलसिला शुरू किया हुआ था। एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं, बड़ी छोटी सी और मुख्तसर सी हदीस और बहुत ही मज़ेदार है। हदीस में क्या जी, हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। 2 ठंडी नमाज़ें कौन सी? फ़जर की नमाज जो ठंडे वक्त के इख्तिताम पर हो रही होती है, और दूसरी वाली कौन सी? असर की नमाज जो दोबारा से जब ठंडा वक्त, फ़जर की नमाज ठंडे वक्त के इख्तिताम पर और असर की नमाज ठंडे वक्त के स्टार्ट पर हो रही होती है। तो ये 2 नमाज़ें जो पढ़ता है वो इंशाल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा। छोटी सी मुख्तसर सी हदीस और बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नए लेक्चर में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।